हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं एक नई क्लास के साथ। मैं आज बीए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC7 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4, जिसमें हमें 1206 से लेकर 1550 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है, उससे आज एक टॉपिक उठाने वाला हूं। टॉपिक का नाम है सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी किए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था मध्यकालीन भारतीय इतिहास का काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व ही था तथा भू राजस्व व्यवस्था में मुस्लिम विचारधारा तथा पूर्व प्रचलित देशी संस्थाओं का सम्मिश्रण किया गया था। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे हम निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित करते हैं। पहला, भूमि का वर्गीकरण, उसके बाद उसका क्रमिक विकास, उसके बाद हम उसका आलोचना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमि का वर्गीकरण में देखते हैं कि इस काल में भूमि मुख्यतः 4 भागों में विभक्त की गई थी। पहली जो भूमि थी वह खालसा भूमि कहलाती थी। इस भूमि पर सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से लगान की वसूली की जाती थी। लगान वसूलने के लिए शिक में एक अमील नियुक्त होता था जो पटवारी, चौधरी, खूत, मुकद्दम एवं कानूनगो के सहयोग से लगान वसूल करते थे। दूसरी श्रेणी की भूमि को क्लोम कहा जाता था। ऐसी भूमि मुफ्तियों या वलियों के अधिकार में थी और कुछ वर्षों या जीवन के लिए उन्हें भूमि दे दी जाती थी। मुफ्ती अथवा वली अपना खर्च काटकर शेष भाग केंद्रीय कोष में जमा करते थे। साधारणतः ऐसे पदाधिकारियों की यह प्रवृत्ति रहती थी कि वे बचत की राशि को जमा नहीं करें। अतः प्रत्येक अक्ता में ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो क्लोम से प्राप्त आय का निरीक्षण करता था और गुप्तचरों की रिपोर्ट के भय से लगान की रकम जमा कर देता था। तीसरी श्रेणी में हिंदू सामंतों की भूमि थी जो सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर देते थे। हिंदू सामंत आंतरिक दृष्टि से स्वतंत्र थे और उनके क्षेत्र में किसानों का संबंध केवल सामंतों से होता था। केंद्र सरकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसकी चौथी श्रेणी वक्फ या दान में दी गई भूमि होती थी। इस तरह की भूमि पर कोई कर नहीं लगता था। दान में दी गई भूमि पर वंशानुगत अधिकार हो जाता था। सल्तनत काल की भू राजस्व व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। उसने राजकीय आय में वृद्धि और विद्रोहों को दबाने के उद्देश्य से राजस्व की दर में वृद्धि कर दी थी। उसका सोचना था कि प्रजा के पास आवश्यकता से अधिक धन रहने पर उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति जन्म लेती है। अतः उन्होंने अनुशासित रहने के लिए उन्होंने कुछ नियमों को बनाने की प्रयास किया। साधारणतः उपज का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। अलाउद्दीन ने उसे 1/2 यानी आधा कर दिया। अलाउद्दीन ने मुसलमान अमीरों की तथा मिल्क और दान, पेंशन एवं उपहार में दी गई भूमि जब्त कर ली और वित्तीय पदाधिकारियों के सभी विशेषाधिकारों को समाप्त भी कर दिया। भूमि कर के अतिरिक्त चारागाह और मकान कर भी वसूल किए जाते थे। अलाउद्दीन ने भूमि की नाप की परिपाटी प्रारंभ की तथा राजस्व व्यवस्था की देखभाल के लिए एक अलग विभाग का भी निर्माण किया। नाप करवाने का एकमात्र उद्देश्य आय में वृद्धि करना था।
और अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था का किसान, व्यापारी, दुकानदार सभी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन की भूमि व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। किसानों को प्राकृतिक प्रकोपों की स्थिति में लगान में छूट नहीं दी जाती थी। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी इन नियमों का अनुकरण नहीं कर पाए और गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को थोड़ी राहत भी दी थी। लगान की दर पूर्ववत 1/2 भाग थी, किंतु फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को छूट देने की बात स्वीकार कर ली गई। चौधरी, मुकद्दम, पटवारी आदि वित्तीय अधिकारी से भूमि कर एवं चारागाह कर नहीं लेने की घोषणा की गई। अक्ता के लगान में 1 वर्ष के अंदर 1/11 से 1/10 भाग से अधिक भूमि कर में वृद्धि नहीं की जाने की घोषणा की गई। जागीरदारी की व्यवस्था को पूर्ण लागू किया गया। मोहम्मद तुगलक ने राज्य की आय व्यय का लेखा तैयार कर सभी क्षेत्रों में समान लगान लागू करने का प्रयास किया। वह किसी गांव को लगान से मुक्त रखना नहीं चाहता था। उसने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष दीवाने को ही होता था। 3 वर्ष के लिए कृषि फॉर्म पर अन्वेषण भी करवाया, परंतु दोआब में कर वृद्धि के कारण प्रजा ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान का प्रयोग में असफलता ही हाथ लगी। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को राहत देने और पैदावार में वृद्धि लाने के लिए नियमों में परिवर्तन किया। उसने एक निश्चित लगान की दर निर्धारित कर दी। किसानों को तकावी का मतलब होता है ऋण। किसानों को तकावी कर्ज से मुक्त कर दिया गया। राजस्व अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की तथा 24 तरह के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। उसके सुधार कार्यों से जनसाधारण की आर्थिक स्थिति सुधरी, किंतु उसकी नीति भी दोष रहित नहीं थी। लगान वसूली हेतु उसने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। फिरोज की उदार नीति भी स्थायी साबित नहीं हुई। तैमूर के आक्रमण और सैयद तथा लोदी के समय अव्यवस्था का ही बोलबाला हो गया था। भूमि का विभाजन अफगान परिवारों के बीच कर देने से खालसा भूमि की आय घट गई थी। सिकंदर लोदी द्वारा लगान निर्धारित करने का प्रयत्न भी असफल रहा। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। इसमें लगान की दर शासकों की इच्छा अनुसार बढ़ा दी जाती थी। उपज के आधार पर लगान की दर निर्धारित करने की परिपाटी विकसित नहीं हो पाई थी। भूमि की नाप नहीं की जाती थी। अनुमान के आधार पर ही लगान वसूल करना किसानों के लिए काफी कष्टदायक होता था। इस व्यवस्था में लगान अधिकारियों को मनमानी करने की छूट मिल जाती थी। भूमि को ठेके पर देने की प्रथा के कारण ठेकेदारों को अधिक लगान वसूलने का अवसर भी मिल जाता था। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों को अतिरिक्त कर भी देने पड़ते थे। ऐसी अवस्था में किसानों की आर्थिक प्रगति की संभावना क्षीण हो जाती थी। इस प्रकार से हम पाते हैं कि संपूर्ण सल्तनत काल में उसका जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो एक समान नहीं रही। विभिन्न शासकों के काल में यह निरंतर बदलती रही। अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो हम इसके मूल्यांकन में पाते हैं कि सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था का मूल आधार उसकी भूमि की किस्में थी। भू राजस्व मुख्यतः खालसा, क्लोम तथा अधीनस्थ सामंतों की भूमि से प्राप्त होते थे, जबकि वक्फ भूमि शुल्क मुक्त थी। लेकिन अलाउद्दीन ने वक्फ या दान की भूमि को भी जब्त कर उससे भी भू राजस्व की वसूली की। अलाउद्दीन ने अपने काल में भू राजस्व संबंधी कठोर नियम बनाए तथा लगान पैदावार की आधी ली और सभी वित्तीय अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त भी करवाया।
इस भू राजस्व व्यवस्था का व्यापक प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ा। आगे गयासुद्दीन के काल में किसानों को कुछ छूट मिली, परंतु लगान की दर 1/2 ही रही। मोहम्मद तुगलक ने भी कृषि एवं भू राजस्व के लिए कृषि विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी, लेकिन यह भी स्थायी नहीं हुई और सैयद तथा लोदी के काल में भू राजस्व व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ गई। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था में व्याप्त दोषों, लगान में इच्छानुसार वृद्धि, अनुमान के आधार पर वसूली तथा लगान वसूली में ठेकेदारी व्यवस्था आदि ने कृषक वर्ग को गंभीर संकट में डाल दिया था। दरअसल सल्तनत कालीन शासकों का मुख्य लक्ष्य था साम्राज्य विस्तार एवं उसका सुदृढ़ीकरण, और इस उद्देश्य से उन्होंने शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था कायम की थी। इस सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्होंने कठोर भू राजस्व की नीति अपनाई। इस तरह से स्पष्ट है कि सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों की पूर्ति के निमित्त अर्थात अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए स्थापित की गई थी और यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल भी रही थी। तो इस प्रकार से हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। हम अगले विषय को अगले क्लास में उठाएंगे। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कीजिएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व प्रशासन या भू राजस्व व्यवस्था, जिसे हम रेवेन्यू सिस्टम का अंग मानते हैं, तो इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।